नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे राजस्थान सरकार ने जो है सीईटी के बारे में चर्चा की थी और भारत सरकार से पहले उन्होंने अपना जो है नोटिफिकेशन जारी किया है सीईटी का। यानी मोदी जी ने कहा था सीईटी के बारे में, उसके बाद जो है राजस्थान सरकार ने कहा था, लेकिन राजस्थान सरकार ने पहल करते हुए दिखाया है। सबसे पहले जो है सीईटी का यहाँ पे जारी किया है राजस्थान के अंदर। इसके अंदर 8 विभाग हैं और 8 विभागों में लगभग 3000 वैकेंसी, 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई हैं। लेकिन ये कहा, ये टेंटेटिव है, यानी कि बढ़ सकती है वैकेंसीज, कम नहीं होंगी, बढ़ ही सकती हैं, क्योंकि जिलेदार वगैरह की पोस्ट अभी खाली हैं तो वो और आ सकती हैं। ठीक है, तो किस प्रकार भर्ती की जाएगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या तरीका रहेगा इनका भर्ती करने का, वो सब बताया जाएगा। यानी कुछ सवाल ये होंगे कि क्या ये भर्ती ऐसी होगी कि इसका एग्ज़ाम देते ही इसमें डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, तो इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्या सैलरी रहेगी, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस रहेगी, सब कुछ। तो अब जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। और यहाँ पे कुछ विभाग दिए गए हैं कि इन इन विभागों के अंदर ये परीक्षा करवाई जा रही है। यानी कि इस परीक्षा को पास करके आप इन विभागों के अंदर जॉब ले सकते हैं। और ये विभाग के अंदर जो है ये पद हैं: प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार यानी रेवेन्यू का जो लेखाकार होता है, पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर, उप जेलर, ठीक है, और ये वार्डन जो होता है छात्रावास का, उसकी पोस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में पता लग गया। इसके बाद बात करते हैं कि क्या तरीका रहेगा, इनका प्रोसेस क्या रहेगी। देखो, इन्होंने कहा है कि समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो है स्नातक स्तर की है। अभी 12th लेवल की और आएगी इसके बाद, और एक आएगी 10th लेवल की, यानी 3 लेवल की अलग अलग परीक्षाएं करवाई जाएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है पद निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें आठ तरह के पद हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार उपबंध की जाएगी। किसी भर्ती का समान पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना और स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसी नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अर्थात आप इस परीक्षा को दे लेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे तो ये मत सोचना कि आपको डायरेक्ट जॉब दे देंगे, नहीं। उसके लिए आपको जो है एक सेवा नियमों के अनुसार जो उनकी पूर्ण कसौटी होगी, यानी कि जैसे उन्होंने निर्धारित कर दिया 85% से ऊपर वाले जो हैं वो अब मुख्य परीक्षा देंगे। उनके अनुसार मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उस परीक्षा में जो पास होगा, आगे वो अगर वो इंटरव्यू करवाना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सीईटी के बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो केवल एक प्री एग्ज़ाम की तरह है। ठीक है, तो इस भूल में मत रहिएगा। दूसरी बात है, सीईटी वर्ष में कम से कम एक बार होगी, यानी कम से कम एक बार होगी, इससे ज़्यादा बार भी हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। अलग अलग बार जैसे आगे वैकेंसी आ गई तो उस हिसाब से सीईटी करवा ली जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी आज अगर सीईटी दे रहे हैं और उसका परिणाम अगले महीने आ रहा है, तो अगले महीने से अगले साल का वो महीना होगा, तो उस समय तक वो मान्य होगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों के जो अंक है प्रकाशित किए जाएंगे। और समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होंगे। हिंदी में कईयों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सीईटी में आप कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपके कोई रोक नहीं होगी। जैसे एक साल में एक बार एग्ज़ाम हो रही है, तो आप कितनी भी साल तक एग्ज़ाम दें, 42 साल या 40 साल जब तक इसकी योग्यता ख़त्म नहीं होती तब तक आप दे सकते हैं। इसमें कोई भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, मना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम स्कोर उपलब्ध हो मान्य होगा। जैसे कि इसमें जो है आपका स्कोर इस बार 70 आया, नेक्स्ट ईयर अगर आपने दिया तो 85, फिर थर्ड ईयर आपने दिया तो आपका स्कोर कितना आया, 80 आया, तो आपका जो बेस्ट स्कोर था कितना, 85, तो उसी को मान्य किया जाएगा। ना कि जो है सबसे नया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपने अगर साल में 2 बार परीक्षाएं दी हैं और दूसरी बार में आपके नंबर कम हैं तो पिछली बार वाले माने जाएंगे। ठीक है, यानी परीक्षा से पूर्व आपका जो स्कोर है वो देखा जाएगा। इसके बाद समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित अधीनस्थ और लोक लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों के लिए
शासित करने वाले नियम अंतर्विष्ट के बात होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के पात्र नहीं होगा। आगे, यदि वह सीईटी में न्यूनतम अंक जो भर्ती द्वारा निर्धारित किए जाते हैं अंक अवधारित करते समय भर्ती, यानी कि भर्ती परीक्षा जिस विभाग की है वो विभाग बोलेगा कि हमें तो 80% से ऊपर वाले बंदे चाहिए जो सीईटी में पास हैं। ठीक है, सीईटी में जिनके 80% से ऊपर हैं वही मेन एग्जाम देंगे। तो फिर आप 80 से अगर नीचे हैं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, भर्ती परीक्षा जो होगी मुख्य एग्जाम 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। ठीक है, जैसे 2000 वैकेंसी आई तो 2000 का जो 15 गुना होगा वो 30,000 होगा। 30,000 अभ्यर्थी जो हैं इसको देंगे। 30,000 में से मान लो अगर कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं 30,000 तो फिर कट ऑफ को कम किया जाएगा। हाँ, और यदि अगर बोर्ड को लगता है कि और बढ़ाना चाहिए तो 15 गुना से और आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, परंतु यदि भर्ती एजेंसी की राय हो कि समान पात्रता परीक्षा में उल्लिखित पद पर भर्ती संचालित लिखित परीक्षा साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर प्रवर्ग वाले अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग अभ्यर्थियों के लिए शिथिलता बरती जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे उनको विधवा में कुछ 400 वैकेंसी निकालने हैं लेकिन विधवा उन अभ्यर्थियों में शामिल नहीं है इतनी 400 जिनका 15 गुना है, तो फिर उनको 30 गुना या 40 गुना या 25 गुना जितना वो चाहेंगे उतना वो कर सकते हैं। उनके अंदर अगर वो 400 विधवा उपस्थित हैं तो फिर उनको अपने हिसाब से वो देखेंगे। ये सब यही लिखा गया है कि वो 15 गुना वैकेंसी को आगे जो है आगे बढ़ा सकते हैं, 20 गुना या 25 गुना अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, आगे बात करता हूँ सरल भाषा में। सीईटी में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए उनकी जो आयु होगी या शैक्षणिक जो योग्यता होगी उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित है। यानी कि ये जो पद दिए गए हैं 8, इनके अनुसार जो उनकी योग्यता होगी उनको कॉमन तरीके से लिया जाएगा सीईटी में। उससे नीचे कोई भी होगा तो सीईटी नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर वो सीईटी दे भी लेता है तो फिर उसको जो है योग्य नहीं माना जाएगा आगे मुख्य परीक्षा के लिए। सीईटी में उपस्थित होने पर पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित किसी पद हेतु निम्न योग्यताओं को यदि कोई हो के संबंध में शांत शर्त पूर्ण करता है करती है सीईटी के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा मान्यता का पात्र नहीं बनाएगा। यानी मैंने जो कहा था कि अगर आप ये योग्यताएं प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर आप अगर सीईटी दे भी लेते हैं तो भी आपको पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो कठिन हिंदी में शब्द लिखे गए हैं सारे मैंने समझा दिए हैं। अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सबको पता होती है कि भाई निम्न वेबसाइट पे जाते हैं और इस तरीके से आपको ओटीआर जनरेट करना होता है ओटीपी की तरह, और फिर वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा। जो मेन बातें हैं जो सबको नहीं समझ आती है वही बताने वाला हूँ मैं। अब देखिए, आवेदन शुल्क की बात करूं तो जनरल और ओबीसी एमबीसी के लिए क्या होगा 450। ठीक है, राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी पिछड़ा वर्ग है और ईडब्ल्यूएस वगैरह इनके लिए 350 रुपये। समस्त विशेष योग्यजन और दिव्यांगजन वगैरह जो होते हैं राजस्थान के अनुसूचित जाति एसटी वाले हैं उनके लिए 250 रुपये हैं। और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी शुल्क कितना होगा 250। लेकिन जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और वो ऑप्शन को यस करते हैं तो उनको मुख्य परीक्षा से पहले जो है मुख्य परीक्षा के बाद जब ज्वाइनिंग होगी उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके समय आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा कि आपकी जो 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी इनकम सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। ठीक है, ये इतने विभागों में इतने इतने पद हैं ये बताया गया है। प्लाटून कमांडर के कितने पद हैं 43 पद हैं। जिलेदार का कोई पद नहीं आया अभी तक। पटवारी का 272 पद। कनिष्ठ लेखाकार यानी अकाउंटेंट जो होते हैं उनका जूनियर अकाउंटेंट के 1923 पद, अच्छे पद हैं यहाँ पे। और तहसील राजस्व लेखाकार होता है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंटेंट जो होते हैं वो 198 पद हैं। और सुपरवाइजर महिला अधिकारिता यानी कि आंगनबाड़ी वगैरह से जो ऊपर अधिकारी होते हैं वहाँ पे कितने पद हैं 176। महिला सुपरवाइजर जो होती है आंगनबाड़ी के अंदर उनके कोई पद नहीं है।
कारागार विभाग यानी जेल के अंदर उप जेलर के पद हैं 49 पद, और 335 पद हैं हॉस्टल वार्डन ग्रेड सेकंड के। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंदर। और देखिए आगे विभागवार जो है पदों की रिक्तियां बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। ठीक है, नियमों में कोई जो है परिवर्तन नहीं किया गया है, जो कोई संशोधन मान्य किया जाएगा, कोई भी संशोधन को मान्य किया जाएगा। ठीक है, अगर राजस्थान सरकार कोई परिवर्तन करती है तो उसको मान्यता दी जाएगी। समान पात्रता परीक्षा में विशेष निर्देश यही है कि आपको जो है अपनी कैटेगरी उसमें ठीक से सिलेक्ट कर लेनी है, पहली बात यही है। और दूसरी बात, कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी आधार पर आपको बांटा जाएगा। ठीक है, तो यदि आप विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, दिव्यांगजन हैं, तो उसी प्रकार आप जो है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, जिससे आपको जो है अपना वर्ग का जो फायदा है मिल सके। ठीक है, और अपने कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें यदि आप अनुसूचित क्षेत्र के हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आप जनरल में आएंगे। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के अगर राजस्थान से हैं तब तो ठीक है, तब तो आप कॉलम भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते आप। इसके बाद बात करते हैं मुख्य बात, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो लगभग सब पदों में ग्रेजुएशन के बारे में बोला गया है, यानी कि आप बीए बीएससी यानी जो भी की हुई है आपने बीकॉम, तो वो आप भर सकते हैं। लेकिन पटवारी के पदों में आपको एक चीज़ बोली गई है कि इन योग्यता को प्राप्त करने वाला जो है अभ्यर्थी भी कर सकता है आवेदन। न्यू दिल्ली से NILT द्वारा आयोजित ओ लेवल उच्चतर सर्टिफिकेट कोर्स के अगर आप धारक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आप पढ़ लेना अपनी योग्यता के अनुसार। बाकी लगभग सब में ग्रेजुएशन मांगी गई है। विधि द्वारा स्थापित का मतलब यही है, लगभग प्राइवेट और गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी विधि द्वारा सत्यापित ही हैं। कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से अगर प्राप्त डिग्री कर रखी है तो फिर उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, आयु देख सकते हैं, आयु 18 से 40 दी गई है इन सब की, और 20 से 40 गृह रक्षा विभाग की यानी प्लाटून कमांडर। और प्लाटून कमांडर में एक चीज़ और है कि यदि आप नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक पर रह चुके हैं आर्मी में, तो फिर आप डायरेक्ट इसके लिए योग्य होंगे, चाहे आपने 12वीं ही कर रखी है, लेकिन आपने अगर ये रैंक धारण करी है तो आर्मी में आपको ग्रेजुएशन करवाई गई होगी। ठीक है, फिर आगे राजस्व मंडल में 21 से 40 वर्ष तहसीलदार के लिए। ठीक है, तहसीलदार राजस्व लेखक के लिए। दूसरी बात, उप जेलर के लिए 18 से 40, पर्यवेक्षक के लिए 18 से 40 और वार्डनर के लिए 21 से 40। ये सब में ग्रेजुएशन चाहिए और ये सब आप योग्यता पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करें आयु की, तो आयु 18 से 40 या 21 से 40 जो भी दी गई है, उसमें अगर कोरोना के टाइम की बात है तो 2 साल आपको जो है छूट दी गई है, 2 साल की, यानी कि 40 है तो 42, और जो भी आगे दिया गया है तो लगभग 40 है अंतिम में, तो अंतिम वर्षों में जो है 2 साल की छूट दी गई है। यदि आप 41 या 42 साल के हैं तो कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेन चीज़ों की। ये छूट दी गई है तो अपने वर्ग के हिसाब से छूट को देख लेना कितना है क्या नहीं है। NCC वगैरह के लिए या जो भी आपने अर्हताएँ अलग से प्राप्त कर रखी है उसके लिए देख लेके आप भी खुद भी नोटिफिकेशन देखना। जो मेन बातें सबको पता होनी चाहिए CT के बारे में वो मैं बता रहा हूँ, बाकी सभी तो सेम होता है हर नोटिफिकेशन में। ये बात करते हैं अंतिम दिनांक की, तो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेंगे, 1 महीने तक, तो आप लोग भर सकते हैं। 30 दिन तक फॉर्म चलने वाले हैं। ये मत वेट करना कि डेट बढ़ेगी तो देखी जाएगी, लेकिन तुम लोग जल्दी भर देना। परीक्षा आयोजन कब होगा, तो 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2023 तक आयोजन किया जाएगा। साथ ही इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, समानीकरण की, यानी अगर 3-4 दिन तक एग्ज़ाम चलती है तो सबके अंकों को लगभग बराबर किया जाएगा। किसी के टफ शिफ्ट है तो इजी शिफ्ट के बराबर नंबर किए जाएंगे उसके, तो आपको घबराना नहीं है इसमें। बाकी अयोग्यताएं दी गई हैं कि किसी की 2 शादी हो गई है तो वो अयोग्य होगा, ये जो सभी भर्ती नोटिफिकेशन में होता है ये तो। बाकी मुख्य बात है तो यही थी जो मैंने आपको बताई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया 300 रुपये के साथ ही वो जो है एक डेट दे दी जाएगी कि इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, और 300 रुपये के साथ आप लोग जो है संशोधन कर सकते हैं। नाम वगैरह में जन्मतिथि नाम जो भी गलत होगा।
और अगर आप आवेदन में गलत सूचना करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये आपका सिलेबस है, ये लगभग 150 नंबर 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होंगे और ये आपको सिलेबस में दिया जाएगा। और 3 घंटे का पेपर होगा आपका, यानी 180 मिनट। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरी के पूरे नोटिफिकेशन पे बात कर ली है, जो भी स्पेशल चीज़ें थी। अब जो है एक वीडियो अलग से हम सिलेबस पे लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अलग से वीडियो सिलेबस पे आएगी, उसको ज़रूर देखना। तो इस प्रकार की अच्छी सूचना के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।